हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर वानी, इस साल की IMA प्रेसिडेंट, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट सत्र 23-24 के लिए। और हम लाते हैं आपके लिए हिंट रेडियो 90.4 पर हेल्थ टॉक्स। और इस टॉक का जो शीर्षक है आर्थराइटिस पर। हर वर्ष 12 अक्टूबर वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के रूप में मनाया जाता है। आइए इस बात पर चर्चा करते हैं। और हमारे साथ आज हैं डॉक्टर नरेश चंद सर और डॉक्टर VK बत्रा। सर, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। मैं हूं डॉक्टर नरेश चंद, हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ जी। और सर, आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं सर? मैं गाजियाबाद में प्रैक्टिस करता हूं, नरेंद्र मोहन हॉस्पिटल मोहन नगर में। मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूं और वहां 30 साल से कार्यरत हूं। धन्यवाद सर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर VK बत्रा। डॉक्टर VK बत्रा, आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे प्लीज। नमस्कार, मैं डॉक्टर VK बत्रा, हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ, गणपति हॉस्पिटल गाजियाबाद। जी। तो सर, नरेश सर, आप हमें ये बताएं कि आर्थराइटिस ये होती क्या है आखिर? फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर वानी, मैं धन्यवाद करूंगा आपको कि आपने मुझे अवसर दिया। और आर्थराइटिस जो डिफाइन हुई है, जोड़ में स्वेलिंग और टेंडरनेस और पेन को आर्थराइटिस बोलते हैं। लेकिन मैं पर्सनली इससे एग्री नहीं करता हूँ। मैं ये सोचता हूँ जब तक हर जोड़ 2 बोन से बनता है के मिलने से, जब तक बोन का या उसके ऊपर जो चढ़ा हुआ कार्टिलेज एक रबड़ की तरह से होता है उसका इन्वॉल्वमेंट ना हो तो उसको हम आर्थराइटिस नहीं कहते। लेकिन जो वर्ड में डिसाइड है वो यही है कि एनी जॉइंट पेन, स्वेलिंग और टेंडरनेस, दैट इज आर्थराइटिस। आप कुछ कहेंगे डॉक्टर VK बत्रा? आर्थराइटिस को हम एक आम भाषा में समझें तो किसी जोड़ का सूज जाना, लाल होना और उसका मूवमेंट का कम होना, ये आर्थराइटिस के लक्षण हैं। जी। तो दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, हम आते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। जाइएगा नहीं कहीं। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वानी और हम लाते हैं आपके साथ हिंट रेडियो 90.4 पर हेल्थ टॉक्स। और आज की हेल्थ टॉक का शीर्षक है वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के तहत आर्थराइटिस। नरेश सर, आप बताइए कि आर्थराइटिस को अमूमन तौर पे हम किस किस डिफरेंट टाइप्स में मतलब क्लासिफाई कर सकते हैं? मतलब कितने टाइप के कितने तरह की आर्थराइटिस होती है? आर्थराइटिस 100 से ज़्यादा टाइप की होती है जी। लेकिन नॉर्मली जो हम यहाँ पे देखते हैं उसमें है ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन्फेक्टिव आर्थराइटिस, मेटाबॉलिक दैट इज गाउटी आर्थराइटिस, एंड देन सोराइटिक आर्थराइटिस, एंड देन रिएक्टिव आर्थराइटिस। बस इसमें भी सबसे ज़्यादा कॉमन है सिर्फ 2 आर्थराइटिस हैं, जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। वेरी नाइस सर। डॉक्टर बत्रा, आप कुछ बताएंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में? रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिजीज है जिसमें कि आप ऑटोइम्यून बताएं हमारे श्रोताओं को कि आप ऑटोइम्यून से क्या समझते हैं? ऑटोइम्यून का मतलब होता है शरीर के अंदर ही इस तरीके के कीटाणु डेवलप हो जाते हैं जो कि जोड़ की झिल्ली पर अटैक करते हैं। उस वजह से जोड़ में सूजन आ जाती है, लालपन आ जाता है और उसका मूवमेंट जो है कम हो जाता है। अच्छा। जिस वजह से पेशेंट को मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, पेन होता है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ जॉइंट होता है। जी। नरेश सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कैसे किसी को पता चले कि उसको ये जो है आर्थराइटिस हो रही है और ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस ही है? मतलब आर्थराइटिस के क्या लक्षण होते हैं? आर्थराइटिस के क्या लक्षण होते हैं? जैसा मैंने बताया, इसकी डेफिनेशन में आर्थराइटिस के मेन लक्षण होते हैं स्वेलिंग, टेंडरनेस एंड रेस्ट्रिक्शन। टेंडरनेस शायद मानेंगे, वो टेंडरनेस उसको बोलते हैं यदि वहाँ पे दबाया जाता है तो उससे दर्द होता है। अच्छा, यानी कि वैसे दर्द नहीं होगा? वैसे भी होगा, स्टिफनेस होगा, दिस इज। और सबसे ज़्यादा जरूरी है यदि हम रूमेटॉइड सोच रहे हैं तो स्मॉल जॉइंट में यदि होता है।
अच्छा। इस जो उंगलियों के जॉइंट हैं उसमें भी होना चाहिए। और उसमें यदि और ध्यान दे सकते हैं तो उंगलियों के भी ये जॉइंट कभी नहीं होने चाहिए जो नील से नीचे होते हैं। ये जॉइंट हो सकते हैं, लेकिन ये जॉइंट कभी नहीं होने चाहिए रोमेटॉइड में। जी 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 सर। तो दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, हम आते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। जाइएगा नहीं कहीं। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वानी और हम लाते हैं आपके साथ हिंट रेडियो 90.4 पर हेल्थ टॉक्स। और आज की हेल्थ टॉक का शीर्षक है वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के तहत आर्थराइटिस। तो डॉक्टर बत्रा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या RA फैक्टर नेगेटिव हो, यानी कि आप लोग जो डायग्नोज करते हैं तो आप RA फैक्टर, रूमेटॉइड आर्थराइटिक फैक्टर देखते हैं ब्लड में, है ना, पेशेंट को आप देते हैं ब्लड टेस्ट लिख के, तो क्या वो अगर नेगेटिव होता है तो भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस पॉजिटिव हो सकती है क्या? जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा डॉक्टर वानी आपने। 30% केसेस में RA नेगेटिव होने पर भी हम उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस मानते हैं जी। अगर उसका क्राइटेरिया रूमेटॉइड आर्थराइटिस की श्रेणी में जाता है तो। जिस प्रकार छोटे जोड़ों में दर्द होना, बायलैटरल सिमेट्रिकल मतलब कि दोनों तरफ के जोड़ों में होना, दोनों तरफ के सेम जोड़ आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं, सेम जोड़ों में दर्द हो रहा है। जी जी। सुबह के समय मॉर्निंग स्टिफनेस होना जी, काम करने में तकलीफ होना, मोर देन आप डिफाइन करेंगे स्टिफनेस में कैसे? हाँ, स्टिफनेस का मतलब है कि मूवमेंट ऑफ जॉइंट रिस्ट्रिक्टेड होगा, पूरा जोड़ जो है काम नहीं करेगा, उसमें अकड़ाहट रहेगी। जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीजों से अक्सर हम पूछते हैं कि भाई सुबह उठते हो तो अकड़ाहट रहती है क्या जोड़ों में, खासकर आटा गूंदने में फीमेल्स को, या कपड़े निचोड़ने में या झाड़ू लगाने में क्या तकलीफ आती है? तो अगर वो बोलती हैं हाँ आती है, और फिर हमारा दूसरा प्रश्न होता है उनसे, क्या ये तकलीफ जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाता है वैसे वैसे ये तकलीफ कम होती जाती है? तो उनका आंसर होता है हाँ, कि हमारी ये तकलीफ दिन चढ़ने के साथ कम होती जाती है, और दिन छुपने के साथ जैसे जैसे ठंडक आती है वैसे वैसे जोड़ के अंदर अकड़ाहट बढ़ती जाती है। क्या रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या वर्ग पे भी डिपेंड करता है कि फीमेल्स में ज़्यादा, यानी कि आदमियों में ज़्यादा पाया जाता है या मतलब स्त्रियों में ज़्यादा पाया जाता है? तो आप हाँ, इसकी इंसिडेंस जो है महिलाओं में अधिक है, यानी कि ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है ये महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है जी। तो दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, हम आते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। जाइएगा नहीं कहीं। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वानी और हम लाते हैं आपके साथ हिंट रेडियो 90.4 पर हेल्थ टॉक्स। और आज की हेल्थ टॉक का शीर्षक है वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के तहत आर्थराइटिस। सर आप बताएं, नरेश सर की आप कहते हैं इन्वॉल्वमेंट ऑफ जॉइंट, तो इसका क्या मतलब है इन्वॉल्वमेंट ऑफ जॉइंट? इन्वॉल्वमेंट ऑफ जॉइंट का मतलब होता है, बहुत ही अच्छा सवाल है। सिंपल पेन इज नॉट ए इन्वॉल्वमेंट। अच्छा। देयर शुड बी ए डेफिनेट स्वेलिंग। अच्छा, ओके। एंड स्टिफनेस, दैट इज कॉल्ड इन्वॉल्वमेंट। यानी कि सिर्फ अगर जोड़ों में दर्द हो रहा है तो वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना? उसके साथ आपको उसमें टच करने पे भी दर्द होना चाहिए, यानी कि टेंडरनेस हो और स्वेलिंग हो, आप ये कह रहे हैं। तो दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, हम आते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। जाइएगा नहीं कहीं। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वानी और हम लाते हैं आपके साथ हिंट रेडियो 90.4 पर हेल्थ टॉक्स। और आज की हेल्थ टॉक का शीर्षक है वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के तहत आर्थराइटिस। अच्छा सर, क्या एक सिंगल जॉइंट पे इन्वॉल्व हो सकता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस? यस, ऑफ कोर्स हो सकता है, यदि हमने बाकी अदर कॉज रूल आउट कर दिए हैं। अच्छा, निकाल दिए हैं, यानी कि कहीं चोट ना लगी हो किसी मरीज को, चोट ना लगी हो, इन्फेक्शन ना हो, टीबी ना हो, सब निकालने के बाद यदि वो हमारे क्राइटेरिया में आता है, मैं क्राइटेरिया के बारे में बताना चाहूँगा। ये हम लोगों के लिए थोड़ा असंभव होता है, लेकिन ये गाइडलाइंस होती हैं जिसके बेस पे ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस को हम डायग्नोस करते हैं। ये गाइडलाइन 1987 में पहली बार बनी थी, 2012 में रिवाइज हुई, और ACR जिसको अमेरिकन कॉलेज ऑफ रूमेटोलॉजी और यूरोपियन यूनियन अगेंस्ट रूमेटिज्म, ये रिवाइज करती हैं और वो आज भी वही मानी जाती हैं। एक स्कोर चार्ट होता है जिसकी टोटल वैल्यू होती है 10। यदि इन 10 में से 6 पॉइंट हम गेन कर लेते हैं तो डायग्नोसिस एकदम बढ़िया होती है।
अच्छा, तो इसमें डायग्नोसिस बन जाती है। डायग्नोसिस बन जाती है। उसमें एक तो नंबर ऑफ जॉइंट इन्वॉल्वमेंट मैटर करता है। सपोज 10 जॉइंट इन्वॉल्व हैं और 1 स्मॉल जॉइंट है, तो 5 नंबर वहीं से मिल गए, 5 पॉइंट तो अकेले उसी से मिल गए। अच्छा, हाँ, तो अभी हमें एक ही पॉइंट चाहिए। हाँ, नहीं, हमें चाहिए टोटल 6। टोटल 6 तो 5 हो गए। हाँ, तो एक और चाहिए। हाँ, सुनिए, ड्यूरेशन जी, इफ मोर देन 6 वीक, ओके, 1 पॉइंट। CRP और ESR, जी, इनमें से कोई भी पॉजिटिव है, 1 पॉइंट। और यदि रूमेटॉइड फैक्टर और एंटी CCP 2 चीज होती है, ये वो यदि पॉजिटिव हैं तो 2, और हाईली पॉजिटिव इसका मतलब नॉर्मल से 3 गुना ज़्यादा, तो उसके 3 पॉइंट होते हैं। यहाँ मैं ये बता दूं कि यदि आपके जॉइंट इन्वॉल्व हैं और ड्यूरेशन है, तो आप समझ सकते हैं कि सारे ब्लड टेस्ट नेगेटिव होने के बाद भी जी है रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकती है। दूसरा पार्ट ले लूं, जॉइंट पूरे नहीं हो रहे हैं हमारे, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी CRP ESR हाई आ रहा है एंड रूमेटॉइड फैक्टर हमारा हाई आ रहा है, तो तब भी ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकती है। और लास्ट में मैं बताऊं, यदि एक्सरे हैंड आप कराएं और उसमें इरोजन दिखाई दे जाए, तब फिर किसी क्राइटेरिया की जरूरत नहीं है। अच्छा, अरे वाह, मतलब अगर आपको एक्सरे फाइंडिंग में इरोजन्स मिलेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर डायग्नोसिस है। तो दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, हम आते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। जाइएगा नहीं कहीं। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वानी और हम लाते हैं आपके साथ हिंट रेडियो 90.4 पर हेल्थ टॉक्स। और आज की हेल्थ टॉक का शीर्षक है वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के तहत आर्थराइटिस। डॉक्टर बत्रा, कुछ ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस के? मतलब कैसे कंजर्वेटिव, कोई ऐसे बिना दवाइयों के, या कुछ मतलब फिजियोथेरेपी या कुछ इसमें काम करती है? नहीं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सपोर्टिव ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी हो सकती है, बट डेफिनेटिव ट्रीटमेंट मेडिसिन ही हैं, जिसमें DMARDs होती हैं जी, डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स। ओके, तो वो मेडिसिन जो हैं, जो एक्टिविटी ऑफ ऑटोइम्यून सिस्टम है जी, उसको डिप्रेस करती हैं। अच्छा, ऑटोइम्यून सिस्टम डिप्रेस होगा, उसकी वजह से जो स्वेलिंग, स्टिफनेस आ रही है, एक्टिविटी ऑफ डिजीज आ रही है, वो कम हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि आपने ये पहले ही बताया कि ये जो है ऑटोइम्यून डिजीज है, मतलब बॉडी अपने ही द्वारा ये कुछ ऐसी एंटीबॉडीज बनाती है जो अपने ही टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करती है। तो दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, हम आते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। जाइएगा नहीं कहीं। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वानी और हम लाते हैं आपके साथ हिंट रेडियो 90.4 पर हेल्थ टॉक्स। और आज की हेल्थ टॉक का शीर्षक है वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के तहत आर्थराइटिस। सर, इनका जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जो ट्रीटमेंट रहता है सर, तो वो कितने टाइम तक चलता है? क्या लाइफ लॉन्ग चलता है? मतलब आप इस पे थोड़ा रोशनी डालें। एक तो बात यह है, जितनी जल्दी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की डायग्नोसिस बन जाएगी, इमीडिएटली ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए, इसका शुरू कर देना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और मेरा खुद का ये तजुर्बा है, इतने पिछले 8-10 साल से, जिन पेशेंट को हमने DMRDs पर रखा या एंटी रूमेटॉइड ड्रग पर रखा, उनके जॉइंट सारे बिल्कुल सेफ रहे और नॉर्मल हो गए। अच्छा। और जिन्होंने नहीं लिया वो सब डिफॉर्म्ड है आज जी। तो इसलिए ये ट्रीटमेंट तब तक चलना चाहिए, जैसे डॉक्टर बत्रा ने बताया, नहीं, फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग होती है DMRDs जी। और उससे ज़्यादा यदि आप कहें तो मैं बता सकता हूँ, अब नई दवाएँ आई हैं। पहली DMRDs में हमारे पास होती थी मेथोट्रेक्सेट, सल्फासेलाजीन, HCQ एंड लिफोनामाइड जी, ये 4 ड्रग होती थी। और पहली गाइडलाइंस ये कहती थी मेथोट्रेक्सेट से यदि असर नहीं आ रहा है तो इन दोनों को और ऐड कर दिए, सल्फासेलाजीन और HCQ को। लेकिन अब ऐसा नहीं है जी, स्टेरॉइड तो ऐड हो सकता है, अब नहीं है। अब उसकी जगह JA के इनिबिटर बोलते हैं, आल्सो दीज आर आल्सो कॉल्ड द बायोसिमिलर बट नॉट बायोलॉजिकल, जिसमें टरिसेटेनिब एंड बेरिसेटेनिब वगैरह आते हैं। उनको आप मेथोट्रेक्सेट के साथ जोड़ सकते हैं और अकेला भी जोड़ सकते हैं। इसके बाद बायोलॉजिकल्स आते हैं जी। इसके बाद कब तक देना है? नॉर्मली 3 साल लग जाते हैं। 3 साल क्राइटेरिया अगेन उसी स्कोर पर जाता है, व्हेन योर स्कोर कम्स टू 1, नॉट मोर देन 1। ओके, डायग्नोसिस यानी कि जब तक आप चलाते रहेंगे, जब तक स्कोर जो है 1 ना हो जाए। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे लक्षण लगते हैं जैसे बताए हैं, छोटे जॉइंट जैसे आप लोगों को बताया गया है, तो आपको
जो है हड्डी रोग एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ को ज़रूर दिखाना चाहिए। हम आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, जाइएगा नहीं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर वानी और मैं लाती हूँ आपके लिए हेल्थ टॉक्स, और इसमें हम खूब सारी बातें करते हैं जो हमारी ही हेल्थ से जुड़ी होती हैं। आज दोस्तों बात करेंगे हम आर्थराइटिस पे, और हमारे साथ हैं सीनियर ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर नरेश सर और डॉक्टर वीके बत्रा सर। सो डॉक्टर बत्रा, आप ये बताएं कि जो है गाउट क्या होता है, गठिया रोग क्या होता है, आप उस पर थोड़ी रोशनी डालें। गठिया रोग मैडम एक एंजाइम होता है बॉडी में, जेंथिन ऑक्सीडेज। जी। जैसे हमारी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होती है, जो भी हम प्रोटीन इंटेक करते हैं उसका एंड प्रोडक्ट नहीं बन पाता है। जी। क्यों? क्योंकि जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, उस वजह से यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बनने लगते हैं। अच्छा, तो मतलब गठिया में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स आपको जॉइंट्स के अंदर मिलते हैं। हाँ, यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं जी। वो हमारे ब्लड के अंदर होते हैं, जिसको कि हम एक नॉर्मल से टेस्ट, यूरिक एसिड टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं। दूसरा, ये फर्स्ट मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट, मतलब अंगूठे के नीचे का जो जोड़ है उसमें दर्द होना, सूजन आना और उसका पूर्ण रूप से काम न करना जी। हमें इशारा देता है कि इनको गाउट की प्रॉब्लम है। और ये फिर हम यूरिक एसिड टेस्ट कराते हैं जी। यूरिक एसिड हाई आता है। तो दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, हम आते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद, जाइएगा नहीं कहीं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर वानी और मैं लाती हूँ आपके लिए हेल्थ टॉक्स, और इसमें हम खूब सारी बातें करते हैं जो हमारी ही हेल्थ से जुड़ी होती हैं। आज दोस्तों बात करेंगे हम आर्थराइटिस पे, और हमारे साथ हैं सीनियर ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर नरेश सर और डॉक्टर वीके बत्रा। तुम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। नरेश सर, आप ये बताएं कि गठिया रोग यानी कि गाउट, ये क्या होता है सर, तो श्रोताओं को बताएं। देखिए, ऐसा है, जहाँ तक यहाँ पे बोला जाता है गठिया रोग, तो मैं समझता हूँ लोग शायद रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ही बोलते हैं। गाउट के लिए कोई अलग से शब्द नहीं आया है। जी जी। और गाउट की सबसे अच्छी डायग्नोसिस क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है, जिसमें कि पैर के अंगूठे का जो जोड़ है अंदर की तरफ, उस पर रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, ऐसा लगता है जैसे मवाद हो गया अंदर। अच्छा। यदि बगैर किसी चोट के कोई आदमी को ये होता है तो पहला सस्पेशन गाउट जाएगा। अच्छा। यूरिक एसिड अकेला हो सकता है बढ़ा हुआ, लेकिन यूरिक एसिड जरूरी नहीं है कि बढ़ा हुआ उस टाइम में निकले। और जो कंफर्म डायग्नोसिस है इसकी, वो यदि आप एस्पिरेट कर सकते हैं और नी में है, अच्छा, और उसमें यूरिक एसिड क्रिस्टल्स दिखा सकते हैं, तो दैट इज फाइनल। अच्छा, मैंने आप ये कह रहे हैं कि गठिया हो सकता है, गाउट हो सकता है और यूरिक एसिड बढ़ा नहीं हो सकता, ऐसा संभव है? ऐसा भी संभव है। जी जी। तो डॉक्टर बत्रा बताएं कि गाउट को हमारे को, यानी कि गठिया को जो रोग है, इसके लिए हम कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में, या मतलब डे टू डे जो हम करते हैं? जी बिल्कुल। इसमें मॉडिफिकेशन ये रहता है कि अगर कोई अल्कोहल कंटिन्यूस लेता है तो उसको अल्कोहल नहीं लेना है जी, स्मोकिंग नहीं करना है जी, कॉफ़ी नहीं लेनी है, अच्छा, रेड मीट नहीं लेना है जी, इस तरीके के प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं। हाँ। तो यानी कि कोई भी जो निषेध चीज़ है, जो नहीं अच्छी चीज़ है, उसका ही हमें त्याग करना है, यानी कि अल्कोहल, कैफीन ड्रिंक्स और स्मोकिंग जी। तो दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, हम आते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद, जाइएगा नहीं कहीं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर वानी और मैं लाती हूँ आपके लिए हेल्थ टॉक्स, और इसमें हम खूब सारी बातें करते हैं जो हमारी ही हेल्थ से जुड़ी होती हैं। आज दोस्तों बात करेंगे हम आर्थराइटिस पे, और हमारे साथ हैं सीनियर ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर नरेश सर और डॉक्टर वीके। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी डॉक्टर वीके बत्रा सर कि अभी हमने इतनी आर्थराइटिस की बात की, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात की, गाउट की बात की, तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ये कैसे होता है, क्या होता है इसमें? ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब होता है वेयरिंग टेयरिंग ऑफ जॉइंट, यानी कि जोड़ का जो कार्टिलेज है जी, जोड़ का जो स्मूथ पार्ट है जी, वो थोड़ा सा रब हो जाता है, फ्रिक्शन की वजह से वो घिस जाता है।
यानी कि आप कार्टिलेज क्या बोलना चाहेंगे? कार्टिलेज डैमेज हो जाता है, हड्डी के ऊपर जो हाँ, जोड़ में जो बोन का जो हमारा एंड पॉइंट होता है जी, उसके बाद जो जॉइंट फॉर्मेशन होता है जी, उसको ऊपर जो लेयर होती है, हाँ, उसे बोलते हैं हम कार्टिलेज। जी जी। तो उसका वियर एंड टियर जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस कहलाता है। तो इसमें कौन से एज ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं? इसमें एज ग्रुप तो मेनली 30 प्लस में होने के चांसेस ज़्यादा हैं, बट ग्रेजुअली जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, एजिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग ये प्रॉब्लम होती जाती है। दिस इज एजिंग प्रोसेस। एजिंग प्रोसेस, जी। नरेश सर, आप बताएं कि क्या क्या रीजंस होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के, मतलब जैसे बेयरिंग टेयरिंग? Yes, we also call it degenerative arthritis. Degenerative arthritis, जैसे डॉक्टर बत्रा ने बताया VATR, तो एज के साथ होती है डिजेनरेटिव आर्थराइटिस, लेकिन ये सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसमें कॉज भी हो सकता है यदि उस पर्टिकुलर जॉइंट में पहले कोई बीमारी रही है या उसमें कोई फ्रैक्चर हुआ है तो उसको हम उसमें VATR जल्दी होगा। अच्छा, तो दैट इज द रीजन ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ये वजह होती है। जी जी। क्या सिम्टम्स होते हैं सर, मतलब क्या लक्षण होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस? सबसे ज़्यादा पेन, अकड़ाहट, और पहला सिम्टम ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, सीढ़ी चढ़ने में परेशानी होना। अच्छा। नॉर्मल चलने में उतनी नहीं होगी, इतनी सीढ़ी चढ़ने में सबसे ज़्यादा। हाँ, तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको सीढ़ी चढ़ने में परेशानी है तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम हो सकते हैं, लक्षण हो सकते हैं। तो अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से आप एक एडवाइस ले लें। सर, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्या ये आर्थराइटिस बच्चों में हो सकती है क्या? यानी कि अभी हम बड़ों की बात कर रहे हैं, तो या क्या बच्चों में आर्थराइटिस पाई जा सकती है? और किस टाइप की आर्थराइटिस? बिल्कुल होती है। उसको हम बोलते हैं JRA, जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अच्छा, जो है जुवेनाइल, तो बच्चों में हो सकती है। जी जी। और सर, इसकी डायग्नोसिस कैसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की? ऑस्टियोआर्थराइटिस की तो डायग्नोसिस एक्सरे से ही बन जाती है। एक्सरे से, ठीक है सर। तो दोस्तों, हम आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, हाजिर होंगे और खूब सारी हेल्थ की बातें करेंगे। तब तक के लिए छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वानी और मैं लाती हूं आपके लिए खूब सारी हेल्थ की बातें हेल्थ टॉक्स में, हिंट रेडियो 90.4 पर। और हम हैं आज डॉक्टर नरेश सर के साथ और डॉक्टर VK बत्रा सर के साथ। सर, ये बताएं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में कौन सा जॉइंट सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, मतलब कौन सा जॉइंट सबसे ज़्यादा ब्रंट पे होता है? सबसे ज़्यादा जॉइंट जो इन्वॉल्व होता है वो वेट बेयरिंग जॉइंट होते हैं। जी। वेट बेयरिंग में नी जॉइंट सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। जी। उसके बाद हिप भी होता है। जी। और उसके बाद जो होता है अंगूठे के नीचे, जिसको हम इंग्लिश में कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट बोलते हैं, यानी कि पैर के नो हैंड में आ गया, हैंड में आ गया कार्पल। हाँ, ठीक है जी। और सर, कोई न्यूट्रिशनल एडवाइस आप ऑस्टियोआर्थराइटिस में देंगे डॉक्टर VK बत्रा? सर्वप्रथम हमें ध्यान देना चाहिए कि वजन कितना है। किसी को भी अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उसका वजन हमें कम कराना चाहिए। दूसरा, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं जैसे उकड़ू बैठना, आलती पालती बैठना या सीढ़ी चढ़ना, उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए जी। अगर किसी के घर में मजबूरी है कि भाई ग्राउंड फ्लोर पे उसके बेडरूम है और फर्स्ट फ्लोर पे किचन है जी, बार बार अक्सर महिलाओं को ऊपर नीचे होना पड़ता है, तो सलाह ये रहेगी कि उसमें आप अपनी स्टेयर्स में, सीढ़ियों में रेलिंग का इस्तेमाल ज़रूर करें। अच्छा। जिससे कि आप पकड़ के आसानी से उसको चढ़ना उतरना कर सकें जी। और रही बात खाने पीने की, तो मैं सलाह दूंगा कि आपको मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट ज़रूर लेने चाहिए। नंबर 2, आपको नट्स लेने चाहिए, जैसे बादाम है, अखरोट है, अलसी के बीज है, खरबूजे तरबूजे के बीज है जी। और अपने खाने में हल्दी, अदरक, लहसुन, मेथी, इसका इस्तेमाल अधिक करना चाहिए जी। तो दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, हम आते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। जाइएगा नहीं कहीं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर वानी और मैं लाती हूँ आपके लिए हेल्थ टॉक्स, और इसमें हम खूब सारी बातें करते हैं जो हमारी ही हेल्थ से जुड़ी होती हैं। आज दोस्तों बात करेंगे हम आर्थराइटिस पे,
और हमारे साथ हैं सीनियर ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर नरेश सर और डॉक्टर वीके। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी डॉक्टर वीके बत्रा सर, सर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट भी करते हैं हम ऑस्टियोआर्थराइटिस में, मतलब सर्जिकल के अलावा? ठीक है डॉक्टर वानी, मेडिकल ट्रीटमेंट भी होते हैं लेकिन आज तक ये डाउट है उसके बारे में वो टाइम पास हैं या सही में वो असर करते हैं, अफेक्टिव नहीं है। जैसे कि कुछ मेडिसिन होती हैं जी, जो ग्लूकोसामीन, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट और अभी लेटेस्ट जो आता है नेटिव कोलेजन पेप्टाइड 2 जी, ये तो इसके बारे में कोई भी डेफिनेट वो नहीं है कि इनका कितना असर आता है या नहीं आता है। और इसके अलावा मेडिसिन में आता है इंजेक्टेबल जी, जिसको हम बोलते हैं विस्को सप्लीमेंट, हाइलुरोनिक एसिड जो कि हमारे साइनोवियल फ्लूइड में होता है, अंदर जो घुटने के अंदर फ्लूइड होता है, उसी तरह का एक जेल टाइप फ्लूइड होता है जिसको अंदर इंजेक्ट किया जाता है। तीसरे स्टेरॉइड के इंजेक्शंस वो आराम देते हैं, लेकिन वो आराम 2 दिन से लेकर 2 महीने और 6 महीने कभी भी तक रह सकता है। जी सर, ये थोड़ी सी भ्रांति है लोगों को कि जॉइंट के अंदर हम वो इंजेक्शंस लगाते हैं तो इससे कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो जाता, या ये मतलब अफेक्टिव होते हैं कि नहीं, तो उस पर थोड़ा रोशनी डालें। डॉक्टर वानी, भ्रांति नहीं, ये सही बात है। हमें भी इंजेक्शन लगाते हुए इस बात का ध्यान रहना पड़ता है जी। और ये एक चीज़ है कि इन्फेक्शन होता नहीं है लेकिन हो सकता है। दैट इज़ द ओनली कंडीशन जिसको हमें प्रिकॉशन लेनी है। और सर कोई भी आर्थराइटिस में, जैसे मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि स्टेरॉइड्स जो है आजकल मतलब लोग लेने से थोड़ा सा डरते हैं, तो क्या वो मतलब डबल एज सोर्ड है, मतलब वो भी स्टेरॉइड्स भी, तो आपका क्या उस पे टेकअप है सर? स्टेरॉइड इंट्राआर्टिकुलर की बात कर रहे हैं हम? नहीं सर, अगर हम नो इट इज सिम्पटोम एंटी इन्फ्लेमेटरी अगेन, इट मे गिव यू painless life for 2-3 months till you are taking out, otherwise this is not a line of treatment. Just जब बहुत ही ज़्यादा ही हो जाता है acute phase, तभी दे सकते जी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर वानी और मैं लाती हूँ आपके लिए हेल्थ टॉक्स, और इसमें हम खूब सारी बातें करते हैं जो हमारी ही हेल्थ से जुड़ी होती हैं। आज दोस्तों बात करेंगे हम आर्थराइटिस पे, और हमारे साथ हैं सीनियर ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर नरेश सर और डॉक्टर वीके। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी डॉक्टर वीके बत्रा सर, सर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट भी करते हैं हम ऑस्टियोआर्थराइटिस में, मतलब सर्जिकल के अलावा? ठीक है डॉक्टर वानी, मेडिकल ट्रीटमेंट भी होते हैं लेकिन आज तक ये डाउट है उसके बारे में वो टाइम पास हैं या सही में वो असर करते हैं, अफेक्टिव नहीं है। जैसे कि कुछ मेडिसिन होती हैं जी, जो ग्लूकोसामीन, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट और अभी लेटेस्ट जो आता है नेटिव कोलेजन पेप्टाइड 2 जी, ये तो इसके बारे में कोई भी डेफिनेट वो नहीं है कि इनका कितना असर आता है या नहीं आता है। और इसके अलावा मेडिसिन में आता है इंजेक्टेबल जी, जिसको हम बोलते हैं विस्को सप्लीमेंट, हाइलुरोनिक एसिड जो कि हमारे साइनोवियल फ्लूइड में होता है, अंदर जो घुटने के अंदर फ्लूइड होता है, उसी तरह का एक जेल टाइप फ्लूइड होता है जिसको अंदर इंजेक्ट किया जाता है। तीसरे स्टेरॉइड के इंजेक्शंस वो आराम देते हैं, लेकिन वो आराम 2 दिन से लेकर 2 महीने और 6 महीने कभी भी तक रह सकता है जी। सर ये थोड़ी सी भ्रांति है लोगों को कि जॉइंट के अंदर हम वो इंजेक्शंस लगाते हैं तो इससे कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो जाता, या ये मतलब अफेक्टिव होते हैं कि नहीं, तो उस पर थोड़ा रोशनी डालें। डॉक्टर वानी, भ्रांति नहीं, ये सही बात है। हमें भी इंजेक्शन लगाते हुए इस बात का ध्यान रहना पड़ता है जी। और ये एक चीज़ है कि इन्फेक्शन होता नहीं है लेकिन हो सकता है। दैट इज़ द ओनली कंडीशन जिसको हमें प्रिकॉशन लेनी है। और सर कोई भी आर्थराइटिस में, जैसे मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि स्टेरॉइड्स जो है आजकल मतलब लोग लेने से थोड़ा सा डरते हैं, तो क्या वो मतलब डबल एज सोर्ड है, मतलब वो भी स्टेरॉइड्स भी, तो आपका क्या उस पे टेकअप है सर? स्टेरॉइड इंट्राआर्टिकुलर की बात कर रहे हैं हम? नहीं सर, अगर हम नो इट इज सिम्पटोम एंटी इन्फ्लेमेटरी अगेन, इट मे गिव यू painless life for 2-3 months till you are taking out, otherwise this is not a line of treatment. Just जब बहुत ही ज़्यादा ही हो जाता है acute phase, तभी दे सकते जी। अच्छा सर, what are the surgical ट्रीटमेंट्स? सर्जिकली हम कैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस को? सर्जिकल में मेनली 2 चीज़ आती हैं जी। एक आती है जब जो हमारा नी जॉइंट है,
जो दो हड्डियों के मिलने से, किनारों से मिलने बनता है, जिसके ऊपर कार्टिलेज जो कि एक रबर टाइप स्ट्रक्चर है वो चढ़ा हुआ है, तो इसमें दो कंपार्टमेंट होते हैं हमेशा अंदर जोड़ में। तो यदि आधा जॉइंट इन्वॉल्व है जी और एज कम है जी, एज ज़्यादा नहीं है और हम जॉइंट रिप्लेसमेंट नहीं चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक करेक्टिव ऑस्टियोटमी होती है, जिससे पैर को जो अंदर जा रहा है उसे सीधा कर देते हैं, तो काम चल जाता है, मे बी फ्यू ईयर्स, मे बी ओवर लाइफ। और दूसरा नी रिप्लेसमेंट तो होता ही है जी। तो सर नी रिप्लेसमेंट के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, मतलब ये इसका क्या? डॉक्टर वानी, दिस इज़ माई फेवरेट टॉपिक। मैं अभी बता रहा था, आई स्टार्टेड फर्स्ट नी रिप्लेसमेंट अच्छा। in not only in Ghaziabad but this part of NCR in 2001, and that patient is still walking and running. Wow. So that is what I wanted to mention. So इसमें जैसा मैंने बताया, नी जॉइंट दो बोन से बनता है, थाई बोन का लोअर एंड और लेग बोन का अपर एंड जी। और इनके ऊपर वो कार्टिलेज चढ़ा होता है, जो कि डिस्ट्रॉय हो गया और उसके नीचे की बोन भी डिस्ट्रॉय हो गई है, उसमें कोई स्पेस नहीं बचाता है, तो उनके हम सेक्शंस लेके बोन को शेप देके दोनों को उनके ऊपर कैप टाइप का चढ़ा देते हैं। अच्छा। हाँ, दैट्स व्हाट लोग ये सोचते हैं कि नी जॉइंट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि पूरा नी अलग, इतना ही किया जाता है, एंड इट इज़ अ गुड प्रोसीजर। दैट्स सो डिज़ाइनर सर, आप बिल्कुल आर्किटेक्ट वाला मतलब बिल्कुल डिज़ाइन वाला काम करते हैं सर, वेरी नाइस सर। सो ये कितने दिन तक चल जाता है एक बार अगर हम नी रिप्लेसमेंट? ये इसका जो डाटा है दो वे से, दो तरह से इसका जवाब दिया जा सकता है, एक डाटा, एक मेरा अपना एक्सपीरियंस। जी जी। तो मैं अपने एक्सपीरियंस को तो इतना ज़्यादा नहीं मानता, जैसा मैंने अभी बताया कि 22 साल पहले जो मैंने पेशेंट किया था वो आज भी ठीक है, और जो डाटा कहते हैं तो कोई एंड पॉइंट नहीं आ सकता कि सब ये तो 15 साल में ख़त्म हो जाने हैं। ये देखा गया है जो 15 साल बाद 94% पेशेंट वो ठीक थे, दैट मीन्स 6% इसके बाद, और फिर उसके बाद 20 ईयर्स में देखा गया 80% ठीक थे। तो इस तरह से इसका जवाब दिया जा सकता है। तो दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, हम आते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद, जाइएगा नहीं कहीं। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वानी और मैं लाती हूं आपके लिए हेल्थ टॉक्स, और इसमें हम खूब सारी बातें करते हैं जो हमारी ही हेल्थ से जुड़ी होती हैं। आज दोस्तों बात करेंगे हम आर्थराइटिस पे, तो आप कुछ ऐड करना चाहेंगे डॉक्टर वीके? हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा कि आजकल लोगों के मन में बड़ी भ्रांति है। इस तरीके के केसेस एक दो हो सकते हैं, बट हर व्यक्ति इस तरीके से नहीं होता, और टोटल नी रिप्लेसमेंट के आजकल बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। अगर किसी को आवश्यकता है, और डॉक्टर वानी आजकल ना लोगों के मन में भ्रांति है कि भाई अगर हम घुटना बदलवा लेंगे तो हम चल नहीं पाएंगे जी, जबकि ऐसा नहीं होता है। घुटना बदलने की जो प्रक्रिया है, जैसा कि डॉक्टर नरेशन सर ने बताया कि कैप चेंज हो जाती है, ऊपर की बोन जांग की हड्डी जो होती है उसको फीमर बोलते हैं, उसका लोअर एंड का कैप हम चेंज करके दूसरा उसी शेप का जो है लगा देते हैं जैसा फीमर बोन में होता है, और फिर उसके बाद जो टिबिया हड्डी है, टांग वाली हड्डी का ऊपर का हिस्सा निकाल के उसका कैप चेंज कर देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है, और आजकल इसके रिजल्ट जो है बहुत अच्छे हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि पेशेंट पेन फ्री हो जाता है, उसको दर्द नहीं होता। नंबर दूसरी बात, दर्द की वजह से जो उसकी दवाइयाँ चल रही हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। नंबर तीसरी बात, लॉन्ग टर्म तक एनएसएड मतलब दर्द की दवाइयाँ लेने से जो किडनी, हार्ट, लिवर पे जो इफ़ेक्ट आता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इन टोटल फ़ायदा ज़्यादा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती है, बढ़ जाती है, अच्छी हो जाती है। तो नरेश सर, आपका एक मैसेज कि जो अपने जोड़ों की हेल्थ के लिए आप देना चाहें श्रोताओं को, कि किस तरह से हमें अपना ख्याल रखना चाहिए जोड़ों का? जोड़ों की हेल्थ के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा कहने के लिए नहीं है, मैं फिर भी बताऊं, लेकिन एक तो यही है कि जब भी कोई जोड़ का इन्वॉल्वमेंट हो तो बहुत दिन तक अपना मेडिकेशन अपने आप ना करें जी, है आप डॉक्टर की सलाह लें, हड्डी रोग विशेषज्ञ। इट मे बी एनीथिंग, इट मे बी नथिंग, इट मे बी पार्ट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इट मे बी गाउटी आर्थराइटिस, और इट मे बी ऑस्टियोआर्थराइटिस जी। तो कभी भी
अगर हड्डियों में, आपके जोड़ों में कुछ प्रॉब्लम हो तो जरूर उसे दिखाएं। सलाह लें, क्योंकि फॉर एग्जांपल ऑस्टियोआर्थराइटिस अर्ली स्टेज में अभी भी यदि हम फिजियोथेरेपी या जो मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं तो उससे कई साल निकल जाते हैं आराम से जी। तो इसलिए डॉक्टर की सलाह जरूर, डॉक्टरी सलाह जरूर लें। और डॉक्टर वीके बत्रा सर, आपका एक मैसेज जोड़ों की हेल्थ के लिए। जोड़ों की हेल्थ के लिए मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा। एक तो एक्सरसाइज के ऊपर ज़्यादा इम्फेसिस दें, जितना ज़्यादा व्यायाम कर सकते हैं, रोज़ कम से कम 20 से 30 मिनट आप जो है वॉक करें। वॉक करने का फ़ायदा क्या होता है कि जितने भी आपके जोड़ हैं उनके अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो वॉकिंग करने से, रनिंग करने से इंक्रीज होता है, सो दैट आपको आगे जो प्रॉब्लम है वो नहीं होती है। नंबर दूसरी बात, डाइट के ऊपर ध्यान दें। डाइट में आप मिल्क प्रोडक्ट और सैलेड वेजिटेबल्स ज़रूर लें। धन्यवाद नरेश सर और डॉक्टर वीके बत्रा सर, आपका यहाँ स्टूडियो में आने के लिए। और श्रोताओं, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद डॉक्टर वानी। धन्यवाद डॉक्टर वानी। थैंक यू सर। थैंक यू। धन्यवाद हिंट 90.4। हेलो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर वानी और मैं लाती हूँ आपके लिए हेल्थ टॉक्स। और इसमें हम खूब सारी बातें करते हैं जो हमारी ही हेल्थ से जुड़ी होती हैं। आज दोस्तों बात करेंगे हम आर्थराइटिस पे, और हमारे साथ हैं सीनियर ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर नरेश सर और डॉक्टर वीके बत्रा, तुम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो आप ये बताइए कि जैसे सर ने बताया कि यूरिक एसिड ना बढ़ने पर भी गाउट हो सकता है, तो सर इसका उल्टा भी संभव है क्या? यानी कि यूरिक एसिड बढ़ा हो और गाउट ना हो? यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दैट इज कॉल्ड एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरिथीमिया जी, जिसमें कोई लक्षण नहीं है लेकिन यूरिक एसिड 8 या 9 तक आ गया जी। तो जो लिटरेचर कहता है और जो मेरा भी अपना एक्सपीरियंस है, यदि किसी को कोई लक्षण नहीं है तो इवन अप टू 9 मिलीग्राम तक भी आपको ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये मेरे दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा था कि सर अगर ये नहीं मतलब लक्षण नहीं है तो क्या इसका ट्रीटमेंट करना जरूरी है? नहीं है, नहीं करना हाँ, क्योंकि इस पे स्टडीज हुई हैं काफ़ी जी। उसमें देखा है कि 3 साल तक इलाज देना, उसमें 1% लोगों को गाउट हुआ 3 साल में, और जब नहीं दिया गया है तब उनको, जिनको इलाज दिया गया उनको 1% हुआ लोगों में, और जिनको नहीं दिया गया उनको 5%। तो ये इसलिए 9 तक भी यदि है तो इलाज कीजिए। यानी कि अगर 9 तक आपका यूरिक एसिड है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लक्षण नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है, तो आपको ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, हम आते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। जाइएगा नहीं कहीं।